नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। बीच में 3 से 4 दिन हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई। इस वीक में पूरे में प्रयास ये करेंगे कि लगातार हमारी क्लास चले। टॉपिक आपका लर्निंग चल रहा है, यद्यपि मैंने इसको रिकॉर्डेड में पूरा कंप्लीट करवा रखा है, लेकिन लाइव के माध्यम से दोबारा से एक निरंतरता जारी रहेगी। आप लोगों को भी एक प्रेशर रहेगा कि सर दोबारा से वही चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा लाइव होता है तो थोड़ा और अच्छा लग सकता है आपको। तो चर्चा करेंगे अपन। आज जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसमें स्पेशली रॉबर्ट गेने में आपको पढ़ाऊंगा। रॉबर्ट गेने शुरुआत में तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। अ, बीच में जरूर थोड़ा सा कम हो गया रॉबर्ट गेने। तो रॉबर्ट गेने कौन है और रॉबर्ट गेने का अधिगम के सिद्धांतों में क्या योगदान है, यहाँ दो बिंदु की मैं चर्चा करूंगा। आप जब ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की करें, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एग्जाम में है। अब ये संज्ञानवादी सिद्धांत में भी आता है और ये आउटकम्स ऑफ लर्निंग में भी आता है। आपसे पूछ ले कि अधिगम के प्रतिफल क्या होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? एक नॉर्मल बिंदु आता है, रीट में आपके सिलेबस में था, अधिगम के प्रतिफल, आउटकम्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के प्रतिफल क्या होते हैं, ये प्रतिफल भी याद रखना। रॉबर्ट गेने का जो सिद्धांत है वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग में भी माना जाता है। अब अधिगम का प्रतिफल का मतलब समझ रहे हैं कि मैंने आपको पढ़ाई कोई चीज और पढ़ाने के बाद आपके व्यवहार में क्या चेंज आ रहा है, वो जो भी आप सीख रहे हो वो अधिगम के प्रतिफल है। जैसे आपके व्यवहार में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, ठीक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन हुआ, भावात्मक परिवर्तन हुआ, तो व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब क्या है, आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। जो भी सीख रहा हूं, आपने कौशल स्किल सीखा, आपने किसी आदत को सीखा, आपने चिंतन को सीखा, ठीक है, आपने तर्क को सीखा, आपने समस्या समाधान को सीखा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। अब यहां आपको ये समझना है, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, आपका डेवलपमेंट, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। आप एडजस्टमेंट करना सीख रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं, वो सब आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। मतलब आउटकम्स ऑफ लर्निंग जन्मजात क्रियाएं नहीं होंगी। जैसे परिपक्वता है, वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग नहीं होगी, याद रखना। बुद्धि नहीं होगी, याद रखना। ये जन्मजात क्रियाएं हैं। जो जन्मजात क्रियाएं वो अधिगम के प्रतिफल नहीं होते हैं। बाकी वो सब क्रियाएं, कि कोई भी चीज मैंने आपको पढ़ाई, कोई भी चीज मैंने आपको सिखाई और उसके सीखने से जो आपके व्यवहार में बदलाव आता है वो अधिगम का प्रतिफल कहलाता है। तो मैंने यहां इसकी चर्चा क्यों की अधिगम के प्रतिफल की, कि अधिगम के जो प्रतिफल हैं उसमें स्पेशली रॉबर्ट गेने के जो 8 प्रकार हैं वो भी अधिगम के प्रतिफल में आते हैं, याद रखना। तो एक नॉर्मली चर्चा मैंने कर लिया, आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या कहलाता है, कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में जो भी बदलाव आ रहा है वो बदलाव क्या कहलाएगा, अधिगम के प्रतिफल। वो व्यवहारात्मक हो सकता है, वो कोग्निटिव संज्ञानात्मक हो सकता है, वो अफेक्टिव भावात्मक हो सकता है। आप जो भी स्किल्स सीख रहे हैं, कौशल, आप हैबिट सीख रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, आप लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका डेवलपमेंट, आपका एडजस्टमेंट, ये सब क्रियाएं जो भी हैं आप लोगों की, वो सब क्या हैं, वो सब आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। केवल याद रखना, परिपक्वता और बुद्धि जैसी जो संज्ञान मान जन्मजात क्रियाएं हैं वो अधिगम के प्रतिफल नहीं होती। तो यहां मैंने हल्का सा इसका जिक्र किया, अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, जो भी व्यवहार अपन सीखते हैं वो सब अधिगम का प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। चाहे लक्ष्य की प्राप्ति है, चाहे समायोजन है, चाहे डेवलपमेंट है, ये सब चीजें याद रखना। अब यहां मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो स्पेशली बिंदु चर्चा करने जा रहा हूं रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने का जो सिद्धांत आज अपन पढ़ेंगे ये अधिगम के प्रतिफल में भी आता है, ठीक है। इन्होंने 1965 में एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है अधिगम सोपान की। सिद्धांत का नाम क्या है, अधिगम सोपान के सिद्धांत इसका नाम है, ठीक है। ये इन्होंने किताब दी थी, लिखी थी, कंडीशन ऑफ लर्निंग, CONDITION ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रॉबर्ट गेने हमें पढ़ के जाना है, रॉबर्ट गेने में से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखो नॉर्मली यदि अपन बिंदु की चर्चा करें, नॉर्मली अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो रॉबर्ट गेने का मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। रॉबर्ट गेने की किताब का नाम बहुत बार पूछा गया है। इंग्लिश में कंडीशन ऑफ लर्निंग बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे अधिगम की शर्तें। तो दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। अधिगम की शर्तें किसने बताई हैं, आप उत्तर याद रखिएगा, अधिगम की शर्तें किसने बताई हैं, रॉबर्ट गेने ने।
कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब किसकी है? रॉबर्ट गेने की। दोनों ऑप्शन अपने माइंड में रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नंबर 2, रॉबर्ट गेने के सिद्धांत का नाम क्या है? अधिगम सोपान की। कब दिया? 1965 में। ये कभी नहीं पूछेगा। इसने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए, और आठों प्रकार ये अधिगम के प्रतिफल में आते हैं। यहां से प्रश्न कैसे आता है, इसके पैटर्न को समझिएगा कि आरपीएससी या जो भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पे प्रश्न कैसे आते हैं। तो अधिगम सोपान की कोई अपन पढ़ते हैं तो यहां से 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। एक तो आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, मतलब क्रमबद्धता। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, छठा कौन सा है, आठवां कौन सा है। तो क्रमबद्ध का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि उसका मीनिंग के ऊपर कोई प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अर्थ के ऊपर कोई एग्जाम्पल दे देगा, इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा। और तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी किसी दूसरे ने व्याख्या भी की है क्या। तो 3 टाइप के प्रश्न यहां से अमूमन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानों को सीक्वेंस में याद करना है। नंबर 2, ठीक है, अर्थ यानी कि सबसे निम्न प्रकार कौन सा होता है और सबसे उच्च प्रकार कौन सा होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। और तीसरा, इनमें से जो 8 प्रकार बताए हैं उनकी किसी दूसरे विद्वान ने भी व्याख्या की है क्या। तो मैं इस तीनों बिंदुओं के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझा रहा हूं, मात्र 5 मिनट में पढ़ने वाला है। और 5 मिनट में यदि ढंग से पढ़ जाओगे ना तो रॉबर्ट गेने से प्रश्न गलत नहीं हो सकता, है माइंड में रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। 1965 अधिगम सोपान की, कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, 8 प्रकार मैंने बता दिए। यहां से प्रश्न कैसे आता देखिएगा। इन्होंने एक प्रकार से एक पिरामिड बनाया था और इस पिरामिड में इन्होंने 8 प्रकारों को एक प्रकार से व्यवस्थित किया। इन्होंने कहा कि सबसे निम्न प्रकार जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? निम्न प्रकार जो इन्होंने बताया था वो क्या बताया था? संकेत अधिगम, सिंबल लर्निंग, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, व्यवहारवादी सब इसमें आएंगे, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा इन्होंने बताया था श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला मतलब आप चेनिंग बोल सकते हैं, बहुत बार इससे प्रश्न आया हुआ है। चौथा इन्होंने बताया शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा इन्होंने बताया है बहुविभेदन अधिगम, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। छठा इन्होंने बताया है संपर्त्य अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। सातवां इन्होंने बताया सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। और आठवां इन्होंने बताया है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। अब देखिएगा ये सीक्वेंस है, ये क्या है? इसकी पूरी सीक्वेंस है, ठीक है। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संपर्त्य अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से आपको इसको समझना है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, आरोही और अवरोही श्रृंखला दोनों आपकी याद होनी चाहिए। ये सबसे निम्न प्रकार है, पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार है, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। आठों के आठों प्रकारों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला प्रकार मैं समझा रहा हूं, इसमें से संकेत अधिगम। एक एक चीज समझनी है कि गुरुजी संकेत अधिगम क्या होता है और यहां से क्या प्रश्न बने हैं। आज तक यहां से 4 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए? 4 प्रश्न। सिग्नल, सिग्नल लर्निंग क्या है? 4 प्रश्न आए और चारों प्रश्न एक ही टाइप के पूछे गए कि संकेत अधिगम का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से होता है। तो आप छोटी सी बात समझिएगा, संकेत अधिगम जो होता है वो अपना निम्न अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है? निम्न, सबसे लो लेवल का यदि कोई अधिगम होता है वो संकेत अधिगम होता है। कैसे प्रश्न पूछेगा यहां से? संकेत का मतलब होता है कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते समय मैंने रेड सिग्नल को देखा। जैसे तुम रेड सिग्नल को देखोगे ना तो तुम्हारा पैर जो है ना वो अपने आप गाड़ी के ब्रेक पे जाएगा। इसका मतलब ये सिग्नल लर्निंग है, अपने आप चला गया, ठीक है। उस सिग्नल को देखते ही टीचर को देख के बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं, ये सिग्नल लर्निंग है। अब आपसे यहां से जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में वो ये पूछे गए हैं कौन सा अधिगम सिद्धांत इससे रिलेवेंट है। तो पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है, कौन सिद्धांत है? पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें जो कुत्ता है वो घंटी को देखकर, किसको देखकर? घंटी को देख के जो लार टपकाता ना, ये घंटी जो इसमें थी वो क्या थी? संकेत थी। क्या थी उसमें? संकेत। तो ये एग्जाम में याद रखना है। यानी आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं आप केवल इतना पढ़ के चले जाएं, याद रखना
कि सिग्नल लर्निंग का संकेत अधिगम का मतलब क्या होता है? संकेत अधिगम का मतलब ये होता है कि किसी संकेत को देखकर व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जैसे आईपी पावलोव का कुत्ता घंटी को देखकर जो है वो क्या टपकाता है? ला टपकाता है। वो आपको याद रखना, ठीक है? तो ये संकेत अधिगम याद रखिएगा। दूसरा मैं पढ़ा रहा हूं इसमें उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में आपको इतना सा याद रखना है, ये दूसरा प्रकार है और इसके प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवादी। अब यहां कंफ्यूजन आएगा, गुरुजी व्यवहारवादी मतलब क्या थॉर्नडाइक नहीं आएगा? ठीक है, क्या थॉर्नडाइक नहीं आएगा या स्किनर आएगा? क्या आएगा? आप लोगों के दिमाग में कई बार ये होता है कि सर आएगा क्या, तो इसमें मैं क्लियरली आप लोगों को बता दूं। सभी को नमस्कार। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का मतलब होता है उद्दीपक को देखकर जो रिस्पॉन्स करते हैं, तो स्पेशली इसने व्यवहारवादी शब्द दिया है। व्यवहारवादी जितने भी होते हैं वो सभी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में आते हैं, बाकी पर्टिकुलर नाम थॉर्नडाइक ने दिया था। आपको इतना ही समझना है कि व्यवहारवादी इसमें आते हैं और इसका मतलब क्या होता है? उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना, तो इस पर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तीसरा अधिगम जो होता है वो श्रृंखला अधिगम, चेनिंग लर्निंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न आए हैं। श्रृंखला अधिगम पे 3 बार प्रश्न पूछा गया है। एक तो श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक पूछे गए, तो प्रतिपादक आरपीएससी में पूछा गया तो आपने रॉबर्ट गे ने कर दिया। श्रृंखला अधिगम की व्याख्या किसने की थी? स्किनर ने की थी। किसने की थी? स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में इसका प्रयोग किया। बाकी प्रतिपादक पूछे तो गे ने करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके रिट 2011 में एक प्रश्न आया था, उदाहरण देके कोई चीज को कर्मिक रूप से सीखना। एक बच्ची है और वो बच्ची कॉलेज से आती है, एग्जाम्पल बता रहा हूं जो प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कोई एग्जाम्पल आता तो श्रृंखला अधिगम करना है। वो कॉलेज से आती है और अपना जैकेट उतार के फेंक देती है, ठीक है? अब वो जैकेट उतार के फेंक देती है, उसकी माँ उसको कहती है जब उठा इसको और बाहर निकल। वो लड़की बाहर निकल जाती है, फिर कहती है अंदर आ जा, और कहती है जैकेट को उठा और फिर अंदर लगा दे। वो लड़की वहां लगा देती है। अगले दिन फिर वो लड़की आती है, वो लड़की वही काम करती है, अपना जैकेट उतार के फेंक देती है। उसकी माँ उससे कहती है बेटा इसको उठा और बाहर निकल जा। वो लड़की बाहर निकल जाती है, फिर कहती है अंदर आओ, उसको लगा। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की उस जैकेट को फेंकती नहीं है, उसको सही जगह पे लगा देती है। ये कौन सा अधिगम है? श्रृंखला अधिगम। तो इतना सा याद रखना कि लड़की के जैकेट वाला उदाहरण किससे रिलेवेंट है? श्रृंखला अधिगम, ठीक है? ये 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक श्रृंखला भी हो सकती है और एक हो सकती है अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला समझ रहे हो आप? शाब्दिक श्रृंखला से मैंने आपको कहा कि बच्ची को मां ने कहा कि ऐसा कर, तो बोल बोल के करवा रही है कर्मी रूप से। और यदि मैं कोई आपके सामने इशारों से आपको कोई चीज बताऊं या डायग्राम से आपको कोई चीज संकेत दूं, तो वो स्पेशली क्या हो जाएगा? अशाब्दिक श्रृंखला। जैसे अभिकर्मित अनुदेशन होता है ना, उसको अपन अशाब्दिक श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशाब्दिक श्रृंखला बोलते हैं। तो नॉर्मली यहां से 3 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। चेनिंग लर्निंग का प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत में हुआ है? तो स्किनर ने किया है। श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक रॉबर्ट गे ने हैं। और लड़की के जैकेट वाला उदाहरण जो है वो यहां से पूछा गया है, इसको याद रखना। ओके, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। 4 नंबर पे बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन नहीं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये चौथा है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम में आपको यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है? वर्बल एसोसिएशन की बात किसने की है? शाब्दिक साहचर्य की बात किसने की है? देखो, शाब्दिक साहचर्य का मतलब है कोई शब्दों के साथ मेरा व्यवहार बदल जाए। कई बार होता ना कि मैं कोई कविता सुनाऊं, मैं कोई गाना सुनाऊं, या अपन कई बार कोई गाना देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, ठीक है ना? हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो वैसे हो जाते हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो वैसे हो जाते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं तो एक रोमांच सा पैदा होता है। मतलब आप जैसा सुनते हैं हमारा व्यवहार बदलता है, हमारी वाइब्स वैसी आती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों को फॉलो करो। क्योंकि एक इंसान यदि हमारी लाइफ में नेगेटिव है और उसकी बातों को लगातार हम सुनते हैं, देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में वही नेगेटिव वाइब्स आने लग जाते हैं। तो कोशिश करो कि एसोसिएशन हमेशा अच्छे लोगों से करो, साहचर्य हमेशा अच्छे लोगों से करो। दोस्त चाहे 5 बना लो, 2 बना लो, या एक भी मत बनाओ, बनाओ वो अच्छा बनाओ कि जिसके एसोसिएशन में आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आए, क्योंकि वो जैसा करेगा आप वैसे ही बनोगे। गाने भी सुनो तो मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम टाइम में पंजाबी वगैरह सुना करो ताकि रोमांच पैदा हो। क्योंकि सैड सॉन्ग सुन लोगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा, अंदर से तो ऑलरेडी दुखी हो, प्रेशर ऑलरेडी आप लोगों पे इतना है कि और नेगेटिव वाइब्स आने लग जाएंगे। तो अच्छा रोमांटिक गाने सुनो, थोड़े पंजाबी तड़के वाले गाने सुनो, तड़का लगाओ अपने अंदर, ताकि बुझे बुझे से नहीं रहो, थोड़ा सा
उबाल आए, उबाल आना बहुत जरूरी आता है, ठीक है। तो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम मतलब है जैसे कविता अपन ने सुनी और कविता के माध्यम से हमारा व्यवहार परिवर्तन हो गया, ठीक है। गाने अपन ने कोई सुने और गाने से अपना व्यवहार परिवर्तित हो गया, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज आपको करवा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की जो व्याख्या की है ना वो आशुबेल ने की है। अब समझिएगा, आशुबेल ने एक सिद्धांत दिया है, तो नीचे नोट लगा के लिख लीजिएगा। मैं आशुबेल को यहां पूरा का पूरा समझा रहा हूं, याद रखना। आशुबेल ने सिद्धांत दिया है, अपनी किताब का नाम था कोगिनेटिव व्यू, ठीक है। कोगिनेटिव व्यू इनकी किताब का नाम था, याद रखना। तो कोगिनेटिव व्यू किसकी किताब है? ये डेविड आशुबेल की आई हुई है, याद रखना। इस कोगिनेटिव व्यू मतलब संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, ये किसकी किताब है? डेविड आशुबेल की किताब है। इसमें इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए। क्या प्रकार बताएं? तो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की व्याख्या किसने की है? किसने की है? डेविड आशुबेल। इंपोर्टेंट है, याद रखना। डेविड आशुबेल ने किसकी व्याख्या की है? शाब्दिक शास्त्रीय की। किताब का नाम क्या है? कोगिनेटिव व्यू। ये एग्जाम में आया हुआ है, कोगिनेटिव व्यू किताब किसकी है। और इन्होंने 4 प्रकार बताए, तो इन चारों को बहुत बार आरपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अभिग्रहण अधिगम, रिसेप्शन, रिसेप्शन लर्निंग, रटकर सीखना, रोट लर्निंग, ये शाब्दिक शास्त्रीय के प्रकार बताए इन्होंने। खोज या अन्वेषण, डिस्कवरी, और चौथा इन्होंने बताया अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल याद रखिएगा, डेविड आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अभिग्रहण, ठीक है। दूसरा है रटकर रोट, तीसरा है खोज डिस्कवरी, और चौथा है मीनिंगफुल। अब इन चारों को समझ के जाइएगा, याद रखना। जीके की ओल्ड पेपर की इतिहास क्लास संस्कृति बुक पे काम चल रहा है बेटा भजनलाल, जल्दी आ जाएगी। अभिग्रहण का मतलब समझ रहे हो? रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग क्या होता है? कोई चीज को लिख कर याद करना। याद करना, लिख कर अपन बोलते हैं, याद करते हैं, वो लर्निंग जो होता है वो अभिग्रहण होता है, अच्छा नहीं माना जाता। रोट लर्निंग मतलब दोहराना, बार बार रिपीट कर रहे हो आप। खोज अधिगम, नए विचार की खोज करना, नया विचार निकालना, दी गई विषय वस्तु से नया विचार निकालना। तो नया विचार निकालेंगे, वो क्या है? खोज लर्निंग है। अर्थपूर्ण अधिगम होता है ये समझ कर कोई चीज को याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो अर्थपूर्ण होता है। इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सीखने के शाब्दिक शास्त्रीय में। किसने? डेविड आशुबेल ने। तो याद रखना, मैंने रॉबर्ट गेने के साथ डेविड आशुबेल को जोड़ा है। डेविड आशुबेल कौन है? आधुनिक संज्ञानवादी हैं। इनकी किताब का नाम है द कोगिनेटिव व्यू। इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार बताएं? 4 प्रकार। कौन कौन सा? अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण का मतलब है कोई भी चीज को लिख कर या बोलकर याद कर रहे हो। रोट लर्निंग, कोई चीज को हूबहू दोहरा रहे हो। खोज लर्निंग, मैंने आपके सामने बहुत सारी कंटेंट रख दिया है, विषय वस्तु रख दिया है, उस दी गई विषय वस्तु में से कोई विचार खोजते हो। दी गई विषय वस्तु में से कोई विचार खोजते हो, ये रोट लर्निंग है। और अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल का मतलब क्या है? कोई चीज को आप समझते हो। क्या करते हो? कोई चीज को समझते हो। तो समझ में आया? अभिग्रहण का मतलब लिखकर, रटकर मतलब हुबहू दोहराना, खोज का मतलब दिए गए तथ्यों में से नया विचार खोजना, और अर्थपूर्ण को सबसे श्रेष्ठ माना है जहां बच्चा कोई चीज को समझता है। इसको याद रखिएगा। खेल कोटे से बेटा कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का, तब तक नहीं मिलेगा। राजवंश तो हो गए होंगे ना लगभग, तो सर ने लगभग करवा दिया शायद। एक मेवाड़ का वो दूसरे सर ने करवाया था, तो वो कैंसिल करवा के दूसरे वो ओम प्रकाश सर करवाएंगे। अभिग्रहण, रटकर, खोज और अर्थपूर्ण अधिगम। ओके, ओके, समझ में आ गया यहां तक? अभिग्रहण, रटकर, खोज और अर्थपूर्ण अधिगम, ये चारों याद रखिएगा। उसके बाद देखो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम हो गया। पांचवा, इसने जो डेविड आशुबेल था ना, उसने सीखने को निगमनात्मक माना था। जबकि जेरम ब्रूनर में पढ़ाऊंगा ना रचनावाद कल, तो उसमें आएगा आगमन माना था। जबकि इसने माना था स्पेशली किसको? मैंने वाइगोत्स की पढ़ा दिया था क्या आपको विकास में, या वाइगोत्स की नहीं पढ़ाया था? बताना मेरे को, क्योंकि कल वाइगोत्स क्या जेरोम ब्रूनर पढ़ाना पड़ेगा फिर। पांचवा अधिगम प्रकार बताया इसने बहुविभेदन। बहुविभेदन समझते हो? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। विभेदन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। बहुविभेदन का मतलब अलग अलग करना, ठीक है ना। मतलब आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाए,
कि सर केवीएस की वैकेंसी आ गई, सर रिट की आ गई, सर सीईटी की आ गई, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी तैयारी करूं। लेकिन आप समझते हो यार मेरे लिए तो रिट ज्यादा बेटर है, तो आप बहुत सारे उद्दीपकों में से एक उद्दीपक का चुनाव कर लेते हो, इसको बहुविवेदन। अच्छा, पढ़ा दिया था क्या रश्मिता? वेरी गुड, ठीक है। मतलब वाइगोत्स्की और ब्रूनर दोनों पढ़ा दिए थे क्या मैंने? इसका मतलब निर्मितवादी बच्चा है सिर्फ, करवा दिया था, चलिए ठीक है। तो जिन्होंने वाइगोत्स की, अभी जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वाइगोत्स की, जेरोम ब्रूनर, विकास की जो मैंने लाइव क्लास ली थी वो रिकॉर्डेड में भी डाली हुई है, तो आप वहां देख सकते हैं, मैंने उनको करवा दिया था। ओके, मतलब जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स के दोनों पढ़ाए हुए हैं ना, चलिए ठीक है। तो विकास वाले जो विकास के सिद्धांत है उनमें करवा दिया था मैंने, तो वहां देख लीजिएगा जो बच्चों ने, अभी जो नए बच्चे जुड़े हैं। तो बहुविभेदन का मतलब क्या होता है? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बहुत सारे उद्दीपक आ गए मेरे सामने कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने ये भी है, 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 तो बहुत सारों में से किसी एक का चुनाव कर लेना। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति बहुत गजब की होनी जरूरी है, क्योंकि निर्णय शक्ति कमजोर है तो आदमी फिर आपको बरगलाएंगे लोग, फिर आप बेटर नहीं कर सकते। हमारे साथ क्या है, मैंने कहा कि सूचना ज्ञान का विस्फोट है। अब ज्ञान के विस्फोट में आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। तो बहुविभेदन यही कह रहा है कि आपके सामने चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है। ये मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, बहुविभेदन अधिगम है, याद रखना, ठीक है ना। टेस्ट, रश्मिता टेस्ट कैसे नहीं लगते हैं? जीके टेस्ट क्यों नहीं लगा? जीके टेस्ट को तो आपको लेना पड़ेगा, जीके टेस्ट का, तो जीके टेस्ट तो आपको छूट होके और आपको 50% ऑफ होके आपको लेना पड़ेगा। साइकोलॉजी के टेस्ट फ्री हैं, बट जीके की टेस्ट सीरीज अलग है। अभी साइंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, साइंस का पूरा एनसीईआरटी का सार निकाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, ओल्ड क्वेश्चन के माध्यम से। हेमंत जी सर हैं, बायोलॉजी के स्कूल लेक्चरर में टॉप किया था, फिर कॉलेज लेक्चर बायोलॉजी में भी सिलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ, उनसे करवा रहा हूं। तो साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैटर आएगा, याद रखें। जीके ऑब्जेक्टिव बुक बहुत बढ़िया है, मतलब वो पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से प्रशासन व्यवस्था वाला पार्ट कुछ बचेगा। पूनम जी सब जगह है जीके वाली, आप ट्राई करो, भेज रखी हमने सब जगह। तो बहुविभेदन का मतलब समझ गए, बहुत सारे उद्दीपकों में अंतर करना। क्या करना? उद्दीपकों में अंतर करना। ये अंतर करना जो है वो बहुविभेदन अधिगम है, एक का चुनाव कर लेना। छठा अधिगम बताया इन्होंने, संपर्त्य अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। संपर्त्य समझते हैं? कॉन्सेप्ट, इसको अवधारणा अधिगम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अवधारणा। इस सीक्वेंस में याद करना, याद रखना। इसकी व्याख्या जो की थी वो केंडलर ने की थी। किसने की थी? केंडलर। अब आपके दिमाग में कई बार आता है गुरुजी संप्रत्य क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवधारणा क्या होता है? देखो, अवधारणा ये होता है कि सबसे पहले तो आती है संवेदना, संवेदना के बाद आता है प्रत्यक्षीकरण, और संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों को मिला के बनता है कॉन्सेप्ट। जैसे अपन कई बार होता है, जैसे मैं कोई चीज नाम लूं, जैसे मैंने नाम लिया गहराई, मैं गहराई बोलूंगा तो आपको पता नहीं कि अपने आप दिखेगा, अड्डा, कुआं, समुंदर। मैं बोलूंगा ऊंचाई, मैंने ऊंचाई बोलते आपको पहाड़, बिल्डिंग सब दिख रहा ना। तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। आपके दिमाग में क्या बने हुए? कॉन्सेप्ट। मतलब हम जिस चीज को देख लेते हैं उस चीज की हमारे दिमाग में एक प्रतिमा बन जाती है, और उससे देखी गई वस्तु का कोई भी गुण आपके सामने आएगा तो उस वस्तु की इमेज तुम्हारे दिमाग में आएगी। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है। ये हमेशा याद रखना, संवेदना से बनता है। संवेदना, पूर्व अनुभव और प्रत्यक्षीकरण, इन तीनों से स्पेशली बनता है, और लास्ट में सामान्यीकरण, है ना। इन चीजों से क्या बनता है? ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो किसी वस्तु की देखी गई मानसिक प्रतिमा संप्रत्यय कहलाती है। लिखना चाहो तो लिख लेना, संप्रत्यय का मतलब होता है किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा संप्रत्यय कहलाती है। आप प्रतिबिंब बोल सकते हो। तो ये संवेदना, पूर्व अनुभव, प्रत्यक्षीकरण और सामान्यीकरण से बनता है। कौन बनता है? कॉन्सेप्ट। संवेदना, सेंसेशन जानते हैं, कोई चीज को फील करना, फिर उस चीज को देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव, जो हमने देखा है, वो तीनों मिलकर, और लास्ट में अपन सामान्यीकरण करेंगे कि ये चीज ऐसी है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है, अवधारणा निर्माण कहलाता है। तो छठा प्रकार इसने अवधारणा बताया था कि किसी वस्तु को देखकर उसकी मानसिक प्रतिमा बना लेना। अच्छा, पूजा के जिन्होंने पूरा कोर्स लिया गुरुजी उन्हें साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं दिए। अच्छा ठीक है, मैं करूंगा कोशिश कि आपको साइकोलॉजी का टेस्ट मिल जाए, ठीक है। ओके, हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक कल आ जाएगी, है ना?
हिस्ट्री की जो एसएसटी जिन बच्चों के हैं उनके लिए हिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आधारित पूरा मैटर आ जाएगा, कल आ जाएगी मार्केट में। फिर देखना 6 प्रकार हो गए। 7वां प्रकार है सिद्धांत अधिगम। सीक्वेंस में याद रखिएगा, सिद्धांत अधिगम क्या है, प्रिंसिपल लर्निंग क्या है। तो सिद्धांत अधिगम का मतलब क्या है, कोई चीज को नियमों के आधार पे सीखना। जहां भी रूल्स की बात आएगी, जहां प्रिंसिपल्स की बात आएगी, नियम के आधार पे कोई भी चीज को आप सीखोगे ना, वो क्या कहलाएगा, सिद्धांत अधिगम कहलाएगा। तो नियम के आधार पे सीखना सिद्धांत अधिगम कहलाएगा। ओम जी सर ग्रेट हैं कल्चर। अरे ओम सर तो बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है वो। और विशेष बात यह है कि वो जो पढ़ाते हैं ना, उसमें से प्रश्न आते हैं, उन्हें नॉलेज बहुत है, हर चीज गजब पढ़ाते हैं वो। तो अपने जीके कोर्स में जो ओम सर ने कल्चर हिस्ट्री जो भी पढ़ाए हैं, करंट का भी वो करवाएंगे, योजनाएं वगैरह वो करवाएंगे, तो बहुत बढ़िया। और अपने उसमें भी करवाया है एक तो टॉपिक उन्होंने, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। विद्यार्थी कल्याणकारी योजना का एक वीडियो तो मैंने डाला था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे से भी अच्छा पढ़ाया होगा सर ने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इन चीजों से, तो वो अच्छे से करवाया होगा। क्योंकि साइकोलॉजी तो मेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट स्कूल मैनेजमेंट वाले पार्ट में जो मैंने करवाए हैं वो बढ़िया करवाए, बट शायद बहादुर सर का आपको पसंद कम आया होगा। तो ओम सर ने जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ाई शायद अच्छी पढ़ाई। सिद्धांत अधिगम का मतलब समझ गया, नियमों के आधार पे सीखना। किसके आधार पे सीखना, नियमों के आधार पे कोई चीज को अपन सीख लेते हैं, याद रखना वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल लर्निंग है। जैसे थॉर्नडाइक, आर्किमिडीज, ये जितने भी थॉमस एल्वा एडिशन, इनकी जितनी भी चीजें हैं वो सब सिद्धांत अधिगम में आती हैं। क्या आती हैं, सिद्धांत अधिगम में आती हैं। आईसीटी का रिवीजन मैं करवा दूंगा। आईसीटी के जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, उसमें जो टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना, उसी से आईसीटी हो जाएगी आपकी। आईसीटी की वीडियो सॉल्यूशन तो मैं ही करवा रहा हूं, तो उसी से हो जाएगा, उतना ही मैटर है उसमें। लास्ट में समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, ठीक है। तो समस्या समाधान अधिगम क्या होता है, समस्या समाधान ये सबसे श्रेष्ठ अधिगम है। क्या है, सबसे श्रेष्ठ अधिगम। इसको व्यक्तिगत या जटिल अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत या जटिल अधिगम इसको कहा जाता है। इस पे बहुत बार प्रश्न आए कि सबसे श्रेष्ठ प्रकार जो अधिगम का होगा वो क्या होगा, समस्या समाधान। ये सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम प्रकार है, याद रखना। सबसे निम्न प्रकार संकेत है और सबसे श्रेष्ठ प्रकार ये क्या है, इसको श्रेष्ठ अधिगम बोलते हैं। व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार होता है। तो ये 8 प्रकार है रॉबर्ट कहने के। कल्चर की बुक है सर की, हिस्ट्री की बुक आएगी जल्दी। हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी आएगी, एक नई बुक पे काम चल रहा है। हाँ, ओम जी सर को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है। आगे से अब अच्छे लोगों को ही जोड़ेंगे, अब गलत लोगों को नहीं जोड़ेंगे। जो शिकायतें मिली हैं दूसरी फैकल्टीज के बारे में, तो आगे से कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों के साथ एक ओरिजिनल, मतलब आप राजस्थान के किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, ऐसे अपने जो टीचर हैं, स्पेशली ओम जी सर है, चाहे अपना कंटेंट है, चाहे जो भी हमने टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट की है, मतलब सब में कोशिश है की कि बहुत बेहतर कंटेंट मिले, जो बाकी बड़े नाम है ना उनसे हटके काम करते हैं और खुद करते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मली कोचिंगों में सब में कंटेंट राइटर होते हैं, कॉपी पेस्ट चलता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, आप इनके आप अपने हमें इतने पैसे दे दो, हम आपके टेस्ट सीरीज में दे देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मेरे टेस्ट खुद बनाऊंगा, मेरी मेहनत खुद करूंगा, मैं हर चीज खुद करूंगा। और ये जो कोचिंगों के वगैरह के कोर्स टेस्ट सीरीज होते हैं, उनमें हमेशा याद रखना, नीचे जो होते हैं वो लोग तैयार करते रहते हैं, वो पैसे लेते रहते हैं, तो ज्यादा रिलायबल काम नहीं है। अपन खुद करते हैं मेहनत, कोई भी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, कहां से प्रश्न बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक एसएसटी वाली आ रही है अभी, कल्चर वाली नहीं आ रही, जीके वाली नहीं आ रही। आईसीटी के ऊपर साक्ष्य मैंने बोल दिया है, मैं चर्चा कर लूंगा लास्ट में। अभी सर ने पूरा पढ़ा रखा, उसको पढ़ लो एक बार, जो समझ में आता है। बाकी आईसीटी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो टेस्ट सीरीज में वीडियो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके जो वीडियो सोल्यूशन करवा रहा हूँ, वो देख लोगे तो भी आईसीटी पूरी हो जाएगी। बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये 2 बिंदु आज हो गए हमारे, रॉबर्ट गेने कंप्लीट हो गया और डेविड आसुबेल हो गया। कल निर्मितवाद अपन कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पढ़ लेंगे। वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर मैंने पढ़ा दिया, तो केवल निर्मितवाद हमें पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग मेथड सोशल साइंस, संदीप सिंह जी इस पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज निकाल रहे हैं सभी पे।
टीचिंग मेथड पे, चाहे लेवल फर्स्ट की हो चाहे लेवल सेकंड की हो, इन पे सभी पे ऑल क्वेश्चन पेपर की सीरीज आ रही है। ओके, चलिए ठीक है। रिट लेवल फर्स्ट की ऑब्जेक्टिव बुक मेथड्स पे लगभग काम चल रहा है, हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक, जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।